जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में अपनी आज की क्लास लेने के लिए। 11 जनवरी की क्लास और आज की जो क्लास है सेम कल की क्लास पे आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, तो करंट की क्लास रहेगी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे और स्टार्ट करते क्लास को भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका डिजिटल युआन डिजिटल युआन वॉलेट डिजिटल युआन वॉलेट। चलो भाई, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का कि अभी चर्चा का विषय रहा पिछले 2-4 दिन पहले से कि डिजिटल युआन वॉलेट, पहली बात तो ये है क्या और इसका किस देश से संबंध है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले बात करें, ये आपकी एक ऐप है, ये एक आपकी मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन कह सकते हो इसको आप। इसका जो संबंध है, अगर हम पूछें इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध चीन से भाई। कहां से है? जो हमारा आजकल परम मित्र है, चीन से इसका संबंध है। अब ये डिजिटल मोबाइल ऐप, जो आपकी डिजिटल युआन वॉलेट ऐप है, ये मोबाइल ऐप है, चीन से इसका संबंध है, ये करेगी क्या भाई, इसके ऊपर हम एक बार इसको थोड़ा सा देखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता भाई। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि चीन ने अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाली है, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल युआन, डिजिटल युआन के नाम से चीन ने अपनी एक मुद्रा निकाली है। चीन की मुद्रा है ये युआन, जैसे कि आप लोगों को पता है। अब उसने एक डिजिटल युआन नाम से एक मुद्रा निकाली है। उस मुद्रा के लिए डिजिटल युआन वॉलेट जो मोबाइल ऐप है उसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज करने के लिए। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं और आगे फिर करेंगे कभी, बट क्योंकि लोगों के दिमाग में सीधी सी बात आती है, डिजिटल करेंसी बोलते ही क्रिप्टो करेंसी दिमाग में आती है, तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये चीन की एक आधिकारिक रूप से आपकी इन्होंने लॉन्च करी है, लॉन्च कर रहे हैं ये अभी। तो ये आपकी डिजिटल क्या है, मुद्रा है, कहां की है, चीन की है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये याद रखना है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें, इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो इसे पहली बार 2014 में इसे को लॉन्च किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करें, इसे नियंत्रित कौन करेगा, जैसे कोई भी मुद्रा है, जैसे भारत की जो मुद्रा है, भारत की मुद्रा को आरबीआई नियंत्रित करता है, उसी तरीके से इसे इसने जो डिजिटल युआन जो मुद्रा है चीन की, इसे नियंत्रित कौन करेगा, तो ये है भैया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा, यह ध्यान रखेंगे। और इसे कब लॉन्च करने की योजना बना रही है सरकार, चीनी सरकार, इसे शीतकालीन जो ओलंपिक होना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक कब होना है, कहां होना है, तो यहां पर मैं बात करूं आपसे कि शीतकालीन ओलंपिक जो होना है आपका, यह चीन के अंदर होना है, 2022 में होना भाई। शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होना आपका, चीन के अंदर होना है, 2022 में होना है। और इस समय चीनी जो सरकार है उन्होंने निर्णय लिया है कि भाई शीतकालीन ओलंपिक के समय हम इस मुद्रा का क्या करें, लॉन्च करें, दोबारा से इस मुद्रा को क्या करें, लॉन्च करें। और ये फिएट जो मुद्रा है उसके मूल्य के बराबर रहेगी। इस जो मुद्रा का, ये जो मुद्रा है आपकी, इसका जो मूल्य है, इसका मूल्य फिएट मुद्रा के बराबर रहेगा। फिएट मुद्रा बोले तो कागज की जो मुद्रा होती है उसके बराबर रहेगा भाई,
कागज की मुद्रा के बराबर ये रहने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। डिजिटल युग आ रहा है, डिजिटल मुद्रा धीरे धीरे आ रही है और भारत के अंदर भी डिजिटल मुद्रा लाने की बात चल चुकी है। बिल भी, प्रस्ताव भी आप लोगों का रखा जा चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों को पहले करवा चुका हूं, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, अगली बात करेंगे। देखिए डिजिटल युआन वॉलेट जो ऐप है आपका, एंड्रॉइड और मोबाइल, कौन सा आपका, एक सेकंड भाई, मेरे को एक थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। डिजिटल युआन वॉलेट ऐप आपका एंड्रॉइड मोबाइल और एप्पल, आपका एंड्रॉइड मोबाइल और आपका एप्पल स्टोर्स में उपलब्ध है। ये दोनों जगह एंड्रॉइड में और आपका एप्पल स्टोर्स में उपलब्ध रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। इस ऐप को पहली बार, जो आपका ये जो ऐप थी, इस ऐप को पहली बार 2019 में लॉन्च किया गया था। ऐप का उपयोग करने वाले यूजर्स की संख्या जो अभी फिलहाल है, वो ये जो ऐप थी, इस ऐप का जो 2019 में इसको पहली बार लॉन्च किया था, ठीक है, और फिलहाल इसकी जो संख्या है 10 मिलियन के करीब इस ऐप को यूज करने वालों की संख्या है भाई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो, हमने बात करी थी कि डिजिटल युआन वॉलेट ये है क्या। डिजिटल युआन वॉलेट आपका ऐप है। इस ऐप का संबंध चाइना से है। चाइना की मोबाइल ऐप कह सकते हो आप इसको। इसने क्या किया है, ये चीन से इसका संबंध, इसने क्या किया भाई, जो चीन ने डिजिटल युआन आपकी अपनी खुद की एक मुद्रा निकाली है, उस मुद्रा को लॉन्च किया गया था पहली बार की। अगर मैं बात करूं तो 2014 में सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना इसको क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है इसकी। शीतकालीन ओलंपिक चीन 2022 में से लागू करने की बात कर रही सरकार। और ये मुद्रा की मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो फिएट मुद्रा या कागज की मुद्रा के बराबर ये रहने वाली है। साथ ही बात करें एंड्रॉइड और आप एप्पल स्टोर्स के अंदर ये मुद्रा आपकी क्या है, उपलब्ध है। ये थी चीन की बात भाई। चलो एक बार रफ कर रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। मुद्रा के ऊपर एक बार थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए साथ के साथ नोट करेंगे भाई, समय थोड़ा सा कम रहता है और क्लास आप लोगों की लंबी निकल जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है उसको। कल की जो क्लास थी आपकी पहली क्लास थी और बड़ा अच्छा आप लोगों ने भी उसके ऊपर प्रेम दिखाने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने, मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, उन क्वेश्चनों का जवाब भी दिया है, जो कि सही जवाब है। बीच में बात करूंगा जब समय मिलेगा तब। एक बार पहले 2 4 5 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो घटनाक्रम अभी वर्तमान में हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। चलिए भाई आगे बात करें मुद्रा की। देखो यहां पर मैं मुद्रा की बात करूंगा तो मुद्रा बोलते ही आप समझ जाते हैं कि यहां रुपए पैसे की बात हो रही है। तो रुपए पैसे की बात हो रही है तो भारत की मुद्रा क्या है, यहां पर भी बात होनी चाहिए भाई थोड़ी सी। जब मुद्रा की बात हो रही है तो भारत की मुद्रा क्या है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, भारत की मुद्रा की बात करें तो भारत की मुद्रा रुपया है। रुपया, यहां हम भारत की मुद्रा की बात कर लेते हैं एक बार भाई। भारत की मुद्रा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां आप लोगों के बीच में आने वाले हैं, ध्यान रखना भाई। रुपया भारत की मुद्रा है, बिल्कुल सही बात है। रुपये की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में पूछेगा हल्का सा। सबसे पहले रुपया शब्द या रुपया किसके द्वारा लागू किया गया था, तो शेरशाह सूरी। रुपया जो शब्द था सबसे पहले, या हम कहें जो भारत के अंदर जो रुपया आया था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनाया था। यह बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनता है कि वो किसका बना हुआ था, धातु का था, कागज का था, कपड़े का था, किसका था, चमड़े का था, किसका था, या शीशे का था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं, रुपया जो शब्द है सबसे पहले शेरशाह सूरी द्वारा प्रयोग में लाया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि जो भारत में पहला जो शेरशाह सूरी शासक ने रुपया निकाला था वो किसका था, तो देखिए चांदी का था भाई। चांदी का रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने निकाला और इस चांदी के सिक्के का नाम रुपया सबसे पहले किसने दिया, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण शासकों में मैं इसकी गिनती करता हूं। देखिए ये वो शासक था, या ये कहें कि एक
बहुत ही लो लेवल से संबंध रख करके और एक वहां तक पहुंचा कि इसने मुगलों के पैर उखाड़ दिए और भारत छोड़ने पर मजबूर किया है। बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत छोड़ने पर किस व्यक्ति ने मुगलों को मजबूर किया या युद्ध में हराकर भागने पर मजबूर किया, तो ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को पीट पीट करके भारत से बाहर भागने के लिए मजबूर किया था। चलो, तो पहले जो रुपया निकाला था इसने चांदी का था, साथ ही इसने तांबा का रुपया निकाला। तांबे का जो सिक्का था उसे किस नाम से जाना? 3 सिक्के निकाले थे इसने। तांबे के सिक्के को इसने दाम नाम दिया था भाई। क्या नाम दिया था? दाम नाम दिया था। साथ ही इसने सोने का सिक्का भी निकाला था। सोने का सिक्का, और सोने के सिक्के को क्या बोला गया था इसने? ये मोहर बोलता था, मोहर। तो जो हमारी जो मुद्रा है रुपया, तो उसकी अगर हमने बात करी थी, देखिए तो सबसे पहले किसने निकाला था ये रुपया? आपका शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने ये जो मुद्रा रुपया थी ये किसकी थी? चांदी की। ये भी आप लोग ध्यान, इसने 3 प्रकार के निकाले थे और ये आप लोगों के बीच में है। भारत में मुद्रा रुपया व पैसा, आपको पैसा भी मिल सकता है, रुपया साथ में इसको पैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। पैसा 100 पैसे बराबर आपका 1 रुपया भाई। रुपया 1 रुपया, 100 पैसा बराबर आपका 1 रुपये के बराबर होता है, 1 रुपये के बराबर होता है। ओके, अब यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि भारत में जो मुद्रा है उसका प्रतीक क्या है? भारतीय रूप का प्रतीक या भारतीय रुपए का प्रतीक की अगर हम बात करें मुद्रा के प्रतीक की, तो ये आपका इस टाइप से आर है और इसके बीच में आपकी ये 2 इसको यहां लिख रहा हूं भाई मैं। देखो आपका ये रहेगा एक, जैसे आप इंग्लिश का आर समझ सकते हो या रे, ये रे हो गया आपका, और इसके बीच में आपकी 2 डंडियां हैं भाई। इसके बीच में क्या आपकी 2 डंडियां हैं, एक इसके ऊपर आ जाती है और एक इसके नीचे। ये क्या है? आपका भारतीय मुद्रा का प्रतीक है। अगर प्रतीक पूछे कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक क्या है, तो आप ये इसको कह सकते हो रे। रे के ऊपर आपकी 2 जो डंडियां हैं, आप इसको समझ सकते हो देवनागरी का अक्षर है, और इसके ऊपर लैटिन की आर, या ये कह सकते हो। तो देवनागरी की अगर बात करेंगे तो रे हो जाएगा देवनागरी, जो हिंदी की लिपि है। और अगर लैटिन की बात करोगे, लैटिन की अगर हम बात करेंगे तो आर की तरह लगता है भाई आपका, ये आर की तरह लगता है। ये भारत की मुद्रा की बात करी। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए हमने बात करी थी किसकी? वॉलेट ऐप से हम चले थे। वॉलेट ऐप का संबंध चीन से है। चीन की हमने बात करी, चीन ने अपनी डिजिटल युआन मुद्रा लॉन्च करी है। ये 2022 शीतकालीन ओलंपिक के दौरान इस सरकार लॉन्च इसको लेकर के आ रही है। इसकी जो कीमत रहेगी वो कागज की मुद्रा या फिएट मुद्रा के बराबर रहने वाली है। वहीं से अगर हमने इस क्वेश्चन को रिलेट किया था कि भाई भारत की मुद्रा क्या है, जब हमने विदेशी की मुद्रा की बात करी तो हम भारत की मुद्रा की भी एक बार हल्की सी बात करें तो भारत की मुद्रा की बात करें तो रुपया है, उसे पैसा 100 पैसे बराबर 1 रुपये के बराबर होता है। आप लोग जानते हैं, इसको इतनी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय की मुद्रा का प्रतीक रूप क्या है? तो ये आपका लैटिन का आर, या कह सकते हैं हमें जो आपका देवनागरी का रे, इसके ऊपर 2 है, ये आपकी क्या है? भारत की प्रतीक मुद्रा का प्रतीक है। साथ ही हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई भारत में जो रुपए मुद्रा इस शब्द का सबसे पहले यूज कब किया गया? तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने इसका यूज किया था। और शेरशाह सूरी ने जब जो सिक्का बनाया था उसे रुपए का नाम दिया था, और जो रुपए का नाम दिया गया था वो रुपया आपका चांदी का था। शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के निकाले थे, 3 सिक्कों में हमने एक चांदी का पढ़ा जिसे रुपया कहा गया। तांबे का जो सिक्का था उसका उसे दाम के नाम से जाना जाता था। और साथ ही हम बात करते हैं सोने के सिक्के को मोहर के नाम से वो जानता था। और शेरशाह सूरी को लेकर के हम बात करें आगे, एक बार और 2 बात बता देता हूं। इस बंदे ने अपने युद्ध लड़े थे। देखिए इसने युद्ध लड़े 1539 और 1540 के अंदर, ये आप लोगों को पता है। इससे पहले मैं और आगे बात करूंगा कि भारतीय की मुद्रा का जो नियंत्रित करता है आरबीआई करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप लोग जानते हैं। आरबीआई का गठन कब किया गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। और आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए है, बहुत बार कराया हुआ, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई की 1 रुपए की बात करी थी, तो आरबीआई ने सबसे बड़ा नोट, आरबीआई द्वारा सबसे बड़ा नोट या सबसे बड़ा जो नोट था वो कौन सा और कितने रुपए का था? ध्यान रखेंगे, आरबीआई ने 10,000 रुपए का नोट, सबसे बड़ा नोट मुद्रित किया था। 10,000 रुपए का नोट भाई, कितने रुपए का नोट? 10,000 का। कब किया था? 1938 में। 1938 में मुद्रित किया गया था, और जून 1946 में इसे विमुद्रित कर दिया। जून 1946 में इसे क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया या विमुद्रित कर दिया गया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने बात करी आरबीआई की,
आरबीआई को बैंकों के बैंक के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन और निकलता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का सबसे बड़ा नोट आपको पता है 10,000 रुपए का कब निकाला गया था, 1938 में। इसे विमुद्रित कब किया गया, 1946 में। और इसे दोबारा से लाया गया भाई 1954 में। 1954 में आरबीआई ने क्या किया, दोबारा से 10,000 का नोट निकाला, 10,000 का नोट निकाला। और साथ ही फिर इसे कब 1978 में वापस इसे 1978 में 1978 में विमुद्रित कर दिया गया, विमुद्रित किया गया। विमुद्रित कब किया गया, 1978 में। 2 बार ये नोट निकाला और दोनों बार इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये पता है आप लोगों को, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद बात करें, एक और आपका यहां पर मुद्दा रहेगा ये कि इनमें से कौन सी मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया। तो ध्यान रखना, आपके 500 रुपए का नोट भी विमुद्रीकरण किया गया था, साथ ही 1000 रुपए का नोट भी आपका विमुद्रीकरण किया गया। कब किए गए भैया आपके, ये 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को इन्हें विमुद्रित किया गया। पूछ सकता है कि भारत की कौन सी मुद्रा को विमुद्रित किया गया इनमें से, तो 500 रुपए का भी आपका जो पुराना नोट था उसको बदली किया गया, 1000 रुपए का नोट आपका उसको भी विमुद्रित किया गया, और 2000 रुपए के नोट को मुद्रित किया गया था, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद आपका 25 पैसे के सिक्कों को बाहर किया गया, कब, 30 जून 2011 को, 30 जून 2011 को 25 पैसे का जो आपका सिक्का होता था, जो चलता था पहले, उसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया मुद्रा से। और 50 पैसे का जो सिक्का आपका 10 रुपए तक मान्य रखा गया भाई, ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों की हो रही हैं यहां पर, ओके। उसके बाद बात करें, हम थोड़ी सी बात कर रहा था मैं किसकी, शेरशाह सूरी की बात कर रहा था। शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े थे। चौसा के जो महत्वपूर्ण युद्धों की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण युद्ध था उसका कर्मनाशा नदी और अपना ये गंगा नदी के बीच के क्षेत्र के अंदर जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में उसने हुमायूं को युद्ध के अंदर हराया। 1539 में उसने युद्ध के अंदर हराया और उसको वहां से भागने पर मजबूर किया। उस समय वो बंदा हुमायूं गंगा नदी के अंदर कूद गया और उसे एक निजाम भिश्ती नाम के व्यक्ति ने उसे बाहर निकाला और उसके बाद उसे 1 दिन का शासक बनाया। कहीं कि 2 दिन का भी जिक्र होता है, बट ज्यादा हम यही पढ़ते हैं कि उसे 1 दिन के शासक बनाने की बात हुमायूं ने कही थी और बाद में बनाया। और उस व्यक्ति ने भारत में चमड़े के सिक्के चलाए थे जो 1 दिन का शासक बना था। जब वापस आपका 1555 में हुमायूं बाहर थे, जब वापस आया तो उसे 1 दिन का शासक बनाया था। उसने जान बचाने के एवज में उसने उससे वादा किया था। उसके बाद वो वहां से भागा, साथ ही शेरशाह सूरी फिर उसके पीछे भागा और शेरशाह सूरी ने उसे बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध में फिर हराया और उसे बाहर छोड़ने पर क्या किया, मजबूर किया। और अंत में 1545 के आसपास उत्का नामक एक अभियान के दौरान उत्का नामक एक स्तर से फटने के कारण हम उसकी जो शेरशाह सूरी था, जो एक महान व्यक्ति था जिसने मुगलों को भारत से बाहर भागने पर मजबूर किया, मैं कहूँ एकमात्र शासक था जिसने मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ा। उसकी उस लगने से गंभीर रूप से वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हुई। साथ ही इसे धूल में खिला फूल, एक क्वेश्चन पूछा गया था शेरशाह सूरी को लेकर के कि इसे धूल में खिला फूल किसने कहा, शेरशाह सूरी को तो कानूनगो ने धूल में खिला फूल कहा। चालाक अफगान की संज्ञा बाबर ने कहा था कि ये एक चालाक अफगान है, इसके चेहरे पर एक राजाओं के निशान है, तो इससे बच के रहना। ये शब्द किसने कहे थे, तो बाबर ने ये शब्द कहे थे हुमायूं को कि शेरशाह सूरी से बच के रहना, ये चालाक अफगान है। चलिए भाई, यहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय रहा, इसको मैं रफ कर रहा हूं भाई, जिसने नोट करना है कर सकते हैं। चलिए, चर्चा का विषय रहा भाई, साथ के साथ नोट करेंगे, जीवन रक्षा, मिशन जीवन रक्षा। सीधा सा क्वेश्चन है, मिशन जीवन रक्षा एक चर्चा का विषय रहा अभी हाल ही में। ये इसका संबंध किससे है, मिशन जीवन रक्षा का संबंध किससे रहा है, यह अभी चर्चा का विषय था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे भाई। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए कॉपी पेन हाथ में रखिए, क्लास को स्किप मत करना भाई दोस्तों। साथ ही मैं मानता हूं थोड़ी सी कठिनाई आपको देखने में हो रही होगी क्योंकि राइटिंग ऐसी है, बट डजंट मैटर। एक एक चीज को 4-4 बार आप लोगों के बीच में रिपीट किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। आप जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे भाई अपने। और जो पीछे की जो क्लास है, एक बार मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएंगे सर जो पीछे वीक वाली जो क्लास है, 1 वीक की क्लास आपकी शायद 5 या 6 घंटे की बन सकती है।
भाई मैं आपको दो लाइनों में पढ़ा करके करंट खत्म नहीं कर सकता भाई। मेरा जो सिस्टम है कुछ अलग है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच में चीजें पहुंचनी चाहिए जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं, जो आपके एग्जामों में बार बार आ रही हैं, पूछी जा रही हैं और आगे पूछी जाने की संभावनाएं रहेगी। हमने वॉलेट की बात करी, अभी अगला मैंने बात करी मिशन जीवन रक्षा। मिशन आपका क्वेश्चन है, मिशन जीवन रक्षा का संबंध, ये चर्चा में रहा भाई। जीवन रक्षा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जीवन रक्षा का संबंध किससे रहा, किससे रहा? आप कैसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, किससे रहा भाई, ठीक है, ओके। देखिए आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कौन सी पंचायत सबसे बेस्ट थी, कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट रहा, कौन सा संस्थान सबसे बेस्ट रहा, कौन सा जिला सबसे बेस्ट रहा, आने वाले क्वेश्चनों में बता रहा हूं मैं, तुम्हारे को पूरी क्लास देखनी है। आज बहुत बेहतरीन डाटा आप लोगों के बीच में आ चुका है, ठीक है, याद रखना, बता के जाऊंगा। आज की क्लास वादा करता हूं 2022 में 101% आप लोगों के बीच में घूमेगी, याद रखेंगे इस बात को। तो चलिए हमने बात करी अगले क्वेश्चन की, मिशन जीवन रक्षा का संबंध किससे है? तो ये भारतीय रेलवे का मिशन है, सीधा सा। किसका मिशन है ये? भारतीय रेलवे। किसका मिशन रहा भाई ये? भारतीय रेलवे का मिशन है। या संबंध की बात करें तो किससे? सीधा सा संबंध है, भारतीय रेलवे से इसका संबंध रहा भाई। और इस मिशन के तहत हुआ क्या है, आप चौंक जाएंगे डाटा देख करके, और ये क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ध्यान रखेंगे। 4 वर्ष में इस मिशन के तहत आरपीएफ रेलवे, जो आपकी आरपीएफ कर्मियों ने 4 वर्षों में रेलवे स्टेशनों पर जो लोग जल्दी करते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, चलती ट्रेन में उतरते हैं, उनकी जानें बचाई हैं। कितनी जान बचाई हैं? ट्रेन के पहियों में आने से नीचे जो मरने वाले लोग थे 1650 लोगों की जान बचाई है भाई आरपीएफ ने। जय हो, धन्य हो वीर सपूत, जिन माताओं ने इनको पैदा किया, जिनके भाई हैं, जो इनसे संबंध रखते हैं, धन्य है भाई वो परिवार वाले जिनके घर में ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं जो देश की सेवा करते हैं। ओके, चलती ट्रेन के पहियों से। इसके अलावा और क्या किया आरपीएफ ने? ये देखिए, आरपीएफ ने 23 करोड़ मूल्य के, कितने? 23 CR, 23 करोड़ मूल्य का जो सामान था, मूल्य के साथ साथ इन्होंने 1,23,700 सामान, इस 1,23,777 सामान वापस करे हैं भाई। बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई रेलवे की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। 23 करोड़ रुपए का सामान, और सामान की संख्या 1,23,777 सामान इन्होंने इनके सही मालिकों तक पहुंचाया है। ये किस मिशन के तहत हो रहा है? आपका मिशन जीवन रक्षा के संबंध की बात करी है मैंने। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया है, खोए हुए बच्चों को, जो ट्रेन के अंदर जो महानुभाव बच्चों को साथ ले जाते हैं और फिर बाद में छोड़ जाते हैं, वहां पर गलती से छूट जाते हैं, कुछ जानबूझकर छूट जाते हैं बच्चे, तो उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलाया है। खोए हुए बच्चों को इन्होंने 11,900, कितने बच्चों को भाई? 11,900 से अधिक, 11,900 से अधिक बच्चों को, 11,900 से अधिक बच्चों को बचाया है, जिनकी देखभाल और सुरक्षा करी है भाई इन्होंने, 11,900 बच्चों को, ठीक है भाई, ओके। साथ ही बात करें, बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी ये, इतने बच्चों की इन्होंने देखभाल करी, सुरक्षा करी। आगे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे आता है आप लोगों का, राष्ट्रपति जी ने इन्हें जीवन रक्षक पदक दिए हैं आरपीएफ को, तो ये इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने पिछले 4 वर्ष में राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पिछले कितने भाई? 4 वर्षों में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पिछले 4 वर्षों के अंदर, कितने वर्षों में? केवल 4 वर्षों में जीवन बचाने के आरपीएफ को 9 जीवन रक्षा पदक, मानना पड़ेगा भाई, जय हो, 9 जीवन रक्षक पदक दिए हैं आरपीएफ को। साथ ही बात करें, एक वीरता पदक भी दिया है राष्ट्रपति द्वारा, एक वीरता पदक, कौन सा? एक है आपका वीरता पदक भी दिया है, यानी कि वीरता दिखाई है बंदे ने, बहादुरी दिखाई है। तो आरपीएफ के जवानों ने एक करिश्मा किया है, और ये मिशन जो है इसका संबंध इसी से है।
11,900 बच्चों की देखभाल, सुरक्षा करना, साथ ही जीवन की रक्षा करना, 9 जीवन रक्षक पदक पिछले, साथ में 1 वीरता पदक, इनको 4 साल के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि होती है भाई ये, ठीक है। और पूरे भारत में इन्होंने एक और पहल करी है, इसको एक बार रफ कर रहा हूं भाई मैं, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लेंगे, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं भाई। इन्होंने चाइल्ड हेल्प डेस्क देश के अंदर, यानी कि बच्चों की सहायता के लिए इन्होंने हेल्प डेस्क चला रखी है अपनी, जहां जो पिछड़े हुए बच्चे, जो पूर्ण रूप से सहायता की जाती है बच्चों की आरपीएफ द्वारा। जितना ज्यादा बोलो उतना कम है आरपीएफ के जवानों के लिए, जो इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है भाई। देश के अंदर शांति बनाए रख रहे हैं रेलवे में, ये सारा सब कुछ श्रेय पूरा आरपीएफ के जवानों को जाता है, उनके अधिकारियों को जाता है। चलिए भाई, इन्होंने पूरे भारत में कितने हेल्प डेस्क, चाइल्ड हेल्प डेस्क की बात कर रहा हूं मैं, हेल्प डेस्क, ये कितने 132 पूछ लेगा सीधा पेपर के अंदर, कितने डेस्क की स्थापना कर रखी है या कार्यरत हैं। तो आरपीएफ के जरिए बच्चों को बताने के लिए एनजीओ के साथ काम करता है, एनजीओ के साथ काम करता है बच्चों को बचाने के लिए। कितनी हेल्प डेस्क हैं? 132 हेल्प डेस्क के साथ भाई। साथ ही बात करें, जब हमने आरपीएफ की बात कर ली, तो आरपीएफ की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा इसके आरपीएफ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, आरपीएफ की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम अगर पूछता है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है भैया आपका, 1957 द्वारा। कब भाई? 1957 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसके लिए की गई थी? रेलवे की संपत्ति की देखभाल करने के लिए, रेलवे में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को पता है। और जो रेलवे ट्रैक के पास जो गैर कानूनी लोग कब्जा कर लेते हैं, उससे बताने के लिए भी ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, उसी के साथ इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर 1985, 20 सितंबर 1985 भाई, 20 सितंबर 1985 की यहां पर हम बात करते हैं। ओके, महानिदेशक कौन है वर्तमान में? आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार साहब जो हैं, अरुण कुमार क्या है? महानिदेशक है वर्तमान के अंदर, महानिदेशक अरुण कुमार। हेडक्वार्टर की बात करें रेलवे का, तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है। और अगर किसी ने रेलवे के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो एक क्लास स्पेशल रेलवे के ऊपर रहेगी, और मैंने ऑफलाइन तो करा दी थी, ऑनलाइन भी कराने की कोशिश करूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी देने की कोशिश करूंगा रेलवे के ऊपर एक क्लास आपकी। बट यहां पर हमने बात करी थी किसकी? मिशन जीवन रक्षा की बात करी थी। रेलवे से संबंध है, आरपीएफ से संबंधित है। आरपीएफ को पिछले 4 साल में 9 जीवन रक्षक पदक, 1 वीरता पदक मिला है। स्थापना की बात करी, अधिनियम की बात करी हमने, ये सारी की सारी बातें आपको, हेल्प डेस्क की बात करी। ये आपका क्वेश्चन था भाई, जीवन मिशन से आपका क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे भाई अब हम। पढ़ते रहिए दोस्तों, मजे के साथ बढ़ते रहिए, और याद रखना, मुकाम आने से पहले छोड़ूंगा नहीं तुम्हारा पीछा। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए। आज की क्लास बहुत कुछ लेकर के आई है आप लोगों के बीच में, और वो क्लास देखने के बाद आपको पता लग ही जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। क्वेश्चन की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस की हम बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस अभी चर्चा में रहा, विश्व हिंदी दिवस। सीधी सी बात करें, आप लोगों को पता भी है कब मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस? आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया भाई? आपका 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। ये आपको पता, वर्ल्ड हिंदी डे की बात हम यहां पर करने हैं। इसका उद्देश्य देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। यहां क्लास लेने का उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि चाहे लॉकडाउन लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जो स्टूडेंट हैं या जो हमें देख रहे हैं वो, या जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे पास कभी आए भी नहीं लेकिन पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को हर हालत में डाटा प्रोवाइड, उनको पढ़ाया जाए, उन्हें पढ़ाई से विमुख नहीं होने दिया जाए। इस क्लास का केवल यही उद्देश्य है
कि आप लोग अपनी बुकों के पास रहे, जितना दूर भागेंगे, जितना दूर होंगे, बाद में वहीं पहुंच जाओगे जहां से चले थे। चलिए उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा, हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना ये इसका उद्देश्य रहेगा भाई, प्रस्तुत करना। ओके, अब बात आती है विश्व हिंदी दिवस की। तो 10 जनवरी को मनाया गया, उद्देश्य आप लोगों को पता लग गया। साथ ही एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, यह भी आप इसका उद्देश्य कह सकते हैं। चलिए भाई, जब बात की हुई है तो साथ ही हम बात करें कि ये 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बात को समझेंगे। 10 जनवरी को क्या हुआ था? 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भाई, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ आपका 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ था आपका। 10 जनवरी 1975 को कहां पर किया गया था? अरे संतरों की नगरी नागपुर। नागपुर कल पढ़ाया था मैंने आपको, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल का संबंध किससे? एंटी टैंक मिसाइल आपकी भारत के अंदर, नाग मिसाइल का कल मैंने जिक्र किया था। आज फिर आ गया ये नागपुर, ठीक है भाई, नागपुर में होता है। और इसी सम्मेलन की याद में भारत ने क्या किया भाई? भारत ने 2006, इसी की याद में 2006 से, कब से मना रहे हैं हमें? 2006 से 10 जनवरी को, 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह आप लोगों को पता लग गया है। ओके, अब बात आती है 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात समझ गए भाई आप लोग? हमने करी बात विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ था आपका 10 जनवरी 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। और उसी की स्मृति में हमने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यहां पे 2 चीजें ध्यान रखेंगे। पहली बात कि यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने हिंदी में अपने विचार रखे थे, यह बात अलग है कि वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। नेता की बात करें तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिया था। साथ ही हम बात करें कि शिकागो सम्मेलन के अंदर विवेकानंद जी ने भी हिंदी में ही अपना भाषण दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे बीच में और हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, हिंदी को रिप्रेजेंट किया। ध्यान रखेंगे, विवेकानंद जी एक बात बोलते थे दोस्तों, याद रखना, बड़ी शानदार बात बोलते थे। अरे 100 वर्ष की निरर्थक जिंदगी, 100 वर्ष की बिना मतलब की जिंदगी जीने से अच्छा है 40 वर्ष की सार्थक जिंदगी जी जाओ, वो उस 100 वर्ष की जिंदगी से ज्यादा बेटर है। तो सार्थक जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं? सार्थक जिंदगी हम तभी जी सकते हैं जब जो टारगेट हमने चुना है उस टारगेट को अचीव करें, हिट करें, वही आपकी सार्थक जिंदगी है। सार्थक जिंदगी बहुत बड़ा शब्द है। और ये वो 40 साल की जिंदगी जी करके भी विश्व के अंदर अमर हो गए। और एक कोई नॉर्मल इंसान जो कुछ भी नहीं करता है, अरे भाई खाना पीना सब कुछ ये तो हर कोई व्यक्ति करता है। सार्थक जिंदगी जियो, स्वामी विवेकानंद वाली, ध्यान रखना इस बात का। चलिए भाई, अब बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह आप लोगों को पता है। ध्यान रखना 14 सितंबर को। अब 14 सितंबर और इसी दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। कारण क्या था? इसी दिन 14 सितंबर को ही हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी भाई। किसके रूप में मान्यता दी गई थी? आधिकारिक भाषा के रूप में भी इसको 14 सितंबर को ही मान्यता दी थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है यहां आपका। हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई। कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए कि संविधान सभा ने हिंदी को
आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया? संविधान सभा ने। याद रखना है, हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। हिंदी जिसके माथे ऊपर बिंदी, याद रखना, और माथे पे जिसके बिंदी है बहुत सारे ऐसे निकलते हैं भाई, याद रखना इस बात को भी। और इसे भाषा का दर्जा कब दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिंदी विश्व की चौथी, अरे भाई हिंदी याद रखे, जिसको बोलने में आजकल तो ये है, चाहे इंग्लिश बोलनी आए ना आए, गिटपिट थोड़ा सा करना आ जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेज वाला समझने, या कोई और फॉरेनर लैंग्वेज, विशेष तौर पे भारत में तो इंग्लिश का नाम मैंने इसलिए ले दिया क्योंकि लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं कि जिसको इंग्लिश बोलनी आ गई वो समझो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। 4 वर्ड इंग्लिश के बोल लेने से या किसी और भाषा के बोल लेने से कोई ज्ञाता नहीं बन जाता। दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी सर्वप्रिय है, रहेगी, श्रेष्ठ है और रहेगी भाई। हिंदी विश्व में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व में चौथे नंबर पर है, चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चौथे नंबर पर आपकी हिंदी है। याद रखें, हिंदू हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। चलिए भाई, साथ ही एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं और बात करूंगा एक बार आप लोगों की हिंदी से। हिंदी भाषा तो पहले, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन कौन सी भाषा विश्व के अंदर बोली जाती है, ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। याद रखेंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे सर कि पहले नंबर पर ये बोली जा रही है, दूसरे पर ये बोली जा रही है, तीसरे पर ये, चौथी पर हमारी हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी भाषा बोली जा रही है। याद रखेंगे भाई। ओके, साथ ही हम बात करें इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, थोड़ी हरकत में रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि हिंदी को किस अनुसूची में शामिल कर रखा है, कहां पर हिंदी का जिक्र किया गया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप लोगों से। हिंदी की बात करें तो हिंदी से संबंधित बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके बीच में छोड़ दिए। एक क्वेश्चन तो ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर विश्व के अंदर कौन सी भाषा बोली जा रही है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि हिंदी को कौन सी अनुसूची हिंदी को एक्सप्लेन करती है, या हिंदी से संबंधित अनुसूची कौन सी है। ये भी आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आज की क्लास के हिंदी के ऊपर मैंने छोड़ दिए हैं। साथ ही एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का कि हिंदी से संबंधित एक्ट कौन कौन से हैं। तो हिंदी से संबंधित एक्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए संविधान का 120 एक्ट 120, उसके बाद आपका 210, 343 है, आपका 344 है, 344, 348 से लेकर के 351 हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल देते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि संविधान में कौन से एक्ट हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल देते हैं। याद रखना भाई, ये जो आपके एक्ट है 120, 210, 343, 344, 48 से लेकर के 351 तक के जो एक्ट हैं हिंदी भाषा के प्रोत्साहन पर बल देते हैं। इन्हें मैं एक्सप्लेन करूं, समय नहीं है भाई, ध्यान रखना, देख लेना, आप लोग इसको समझ जाएंगे। ये थी हमारी हिंदी, प्यारी भाषा थी हिंदी। ओके, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का आपके बीच में आ रहा है। अभी हाल ही में कृत्रिम सूर्य को लेकर के चर्चा का विषय था। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था ऑफलाइन में, बट ये कल फिर हाईलाइटेड हुआ है। हाईलाइटेड मुद्दा, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। देखिए 2-3 बातें नोट करेंगे इसके भाई। चीन ने कृत्रिम जो सूरज है, कृत्रिम सूर्य बनाया भाई। कृत्रिम सूर्य को लेकर के चर्चा में रहा भी हाल ही में चीन, इसने प्रयोग किया। चीन ने कहां पर प्रयोग किया है? तो ये अनहुई, ध्यान रखेंगे भाई, चीन ने कृत्रिम सूरज पर प्रयोग किया है। अनहुई में एक जगह है हेफई भौतिक विज्ञान संस्थान, हेफई भौतिक विज्ञान संस्थान में अभी हाल ही में इसके ऊपर क्या किया है? एक प्रयोग किया है। ओके, इसमें 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी शोधकर्ताओं ने इस परियोजना में भाग लिया। इस परियोजना में कितने लोगों ने? 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिक, चीनी और विदेशी जो वैज्ञानिक साहब थे, वैज्ञानिकों ने भाग लिया
सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये कौन सी परियोजना थी जिसमें 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने भाग लिया? तो ये आपकी जो कृत्रिम सूर्य से संबंधित थी, अनहुई प्रांत, अनहुई स्टेट है आपका, कहां पर? चीन के अंदर है। हेफई भौतिकी विज्ञान संस्थान के अंदर इसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है इस पर भाई। ओके, इसमें प्रयोग किया गया है। और इसकी मैं बात करूं, इस लागत की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका इस परियोजना पर 948 मिलियन डॉलर की यह परियोजना थी भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का भी आप लोग। और इसमें ईस्ट एक फ्यूजन रिएक्टर है जो था आपका ईस्ट, जिसे ईस्ट कहा जाता है, इस परियोजना में भाग लिया। और जिसे क्या कहा जाता है? ईस्ट, EAST। इसकी अगर हम बात करें ईस्ट, तो ये रहेगा आपका एक्सपेरिमेंटल एडवांस सब कोऑर्डिनेटिंग टॉकमैक, लिखेंगे भाई, ये बड़ा अच्छा आपको आगे काम आने वाला है। एक्सपेरिमेंटियल एडवांस सुपर कोर कंडक्टिंग टॉकमैक, इस परियोजना को क्या नाम दिया गया? ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांसिंग सुपर कंडक्टिंग टॉकमैक, इसको नाम दिया गया भाई। ये क्या आपका एक फ्यूजन है, एक फ्यूजन रिएक्टर है, एक फ्यूजन रिएक्टर है। ईस्ट एक क्या आपका एक फ्यूजन रिएक्टर है, फ्यूजन रिएक्टर है। इसकी विशेष खूबी क्या रही है? खूबी ये रही, इसने इस प्रशिक्षण में जो हाल में परीक्षण हुआ है, इसमें 70 मिलियन, देखिए भाई 70 मिलियन, ज्यादा बात नहीं करूंगा, बोर नहीं होना, 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक, लगभग 20 मिनट, कितनी मिनट है? 20 मिनट तक सफलतापूर्वक जो आपका क्या रहा है? सूरज चमका भाई, 20 मिनट तक सफलतापूर्वक रहा है, सफलतापूर्वक रहा है, ध्यान रखेंगे। और यह सूरज से, जो कृत्रिम सूरज है, यह आपका सूरज से 5 गुना अधिक गर्म था, 5 गुना अधिक गर्म था, ध्यान रखेंगे भाई। हमने बात करी कृत्रिम सूरज की, तो कृत्रिम सूरज वैसे औरों ने भी बना रखा है, लेकिन यहां पर यह हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि 10,000 लोगों ने इसमें भाग लिया। कहां पर लिया? आपका अनहुई प्रांत। और अनहुई से एक चीज और ध्यान रखना, अनहुई प्रांत हेफई भौतिकी विज्ञान संस्थान के अंदर ईस्ट जो परियोजना थी उसमें भाग लिया। ईस्ट आपका रिएक्टर है, 949 आपका क्या है, इसके ऊपर खर्चा है। और एक्सपेरिमेंटल आपका एडवांस सब कोऑर्डिनेटिंग टोमैको जो एक फ्यूजन रिएक्टर है, इसके अंदर 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपका क्या रहा है? ये सफलतापूर्वक 20 मिनट तक ये चमका है, ठीक है। और एक सफल प्रशिक्षण रहा, इसकी चीन फुल्ली वो कर रहा है भाई अपनी तरफ से, वो करे भी क्यों ना भाई, अचीवमेंट तो है, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ दोस्तों आगे चल करके बाद में पता लगता है कि होता क्या है। अनहुई से मुझे याद आता हुबई प्रांत, हुबई याद रखना, कोरोना कहां से पैदा हुआ था? हुबई प्रांत। अगर प्रांत पूछता है तो चीन के हुबई प्रांत से आपका कोरोना भाई साहब आया था। साथ ही हम बात करें अगर जगह पूछे तो वो आप फेमस है वुहान, वो सब आप लोगों को पता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। ये था आपका कृत्रिम सूरज को लेकर के। अगला जो क्वेश्चन है आज का ये रहेगा आपका, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, हाल ही में एक रिपोर्ट, इसको रफ कर रहा हूं भाई, जिसने नोट करना स्क्रीन वगैरह जो शॉर्ट कर लेना है ले सकते भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2 मिलियन बच्चे अस्थमा से प्रभावित हुए हैं। तो 2 मिलियन बच्चे अस्थमा से, किस प्रकार के अस्थमा से प्रभावित हुए हैं, अस्थमा किस वजह से हुआ है, उसके ऊपर एक बार मैं 2 मिनट बात करूंगा भाई आप लोगों से। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। देखिए ये डिपेंड ऑन पेपर सेटर है कि पेपर सेटर किस प्रकार से आपके बीच में क्वेश्चन पूछेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीज क्या है। वो वन लाइनर वाला वो जमाना गया, जो लोग एक बुक लेकर के पढ़ाते थे, याद करा देते थे, वो समय गया भाई। और समय वो भी गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब तो समय वो है भाई, जो मेहनत करेगा वो राजा बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलिए बात करेंगे, ओके। बाल अस्थमा पर एक अध्ययन हुआ है, इसके अनुसार मुंबई से लॉस एंजलिस तक, देखिए बाल अस्थमा,
बाल अस्थमा, ये जो एक टॉपिक था ये आपका चर्चा का विषय रहा भाई, बाल अस्थमा। इसमें क्या किया गया भाई, एक नया अध्ययन हुआ है मुंबई से और लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस तक यातायात से संबंधित वायु प्रदूषक अस्थमा के लगभग 2 मिलियन नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें मुंबई से लेकर के लॉस एंजलिस तक जो यात्रा है, इससे कितने, इस यात्रा के बीच में अगर हम बात करें तो कितने 2 मिलियन बच्चे, 2 मिलियन बच्चों का क्या हुआ भाई, 2 मिलियन नए मामले मिले अस्थमा से। बच्चों के अस्थमा, बच्चों के अस्थमा के नए मामलों का के लिए जिम्मेवार है। एक छोटा सा अध्ययन दिया इसने कि मुंबई से लॉस एंजलिस तक अगर जाते हैं तो उससे हमारे को क्या मिलता है, 2 मिलियन बच्चों को अस्थमा की जिम्मेदार इस यात्रा को मानते हैं भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का भी। और अस्थमा एक पुरानी बीमारी है, ये आप लोगों को पता है। और अस्थमा सीधी सी बात करें, अस्थमा सांस से संबंधित है। इसमें जो हम सांस लेते हैं इससे फेफड़े सूजन वगैरह अस्थमा में आ जाते हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, अब सिर्फ इतना सा आप इसमें नोट कर सकते हैं। पुरानी बीमारी है, ये तो आपको पता ही है, नई बीमारी नहीं है भाई। पुरानी बीमारी फेफड़ों के वायुमार्ग में, फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करता है अस्थमा? फेफड़ों को, फेफड़ों के वायुमार्ग में कह सकते हो आप, वायुमार्ग में सूजन आती है, सूजन आती है अस्थमा से, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ध्यान रखना भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत खराब बीमारी है ये। जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो बंदा बहुत ज्यादा परेशान होता है। बीमारी तो कोई भी हो, सारी खराब है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही एक बार बस हल्की सी बात करेंगे हम। देखिए इसमें मैंने बात करी मुंबई की, तो भारत की वाणिज्य राजधानी की अगर हम बात करें तो ये आपका मुंबई है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है आपकी? मुंबई की बात करें तो सालसेट द्वीप पर आपकी मुंबई स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित आपकी? सालसेट द्वीप है। फिल्म सिटी की अगर हम बात करें, फिल्म सिटी भी आपकी कौन सी है? मुंबई अंग्रेजों के अधीन कैसे आई थी? तो अंग्रेजों के अधीन की अगर हम बात करें कि इतिहास का क्वेश्चन बन जाता, दहेज में मिली थी भाई, दहेज में मिली थी। किसने दी थी दहेज में से? पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में किसे दिया था? तो अंग्रेजों को दिया था। ध्यान रखना भाई, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था मुंबई को। और जिसको दहेज में मिली थी, जो राजा थे, उन्होंने, राजा ने इन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे सौंप दिया था, कह सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने बात करी किसकी? मुंबई की बात करी। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन पे बात करी कि अस्थमा, आपका बाल अस्थमा, तो एक नया अध्ययन हुआ भाई आपका मुंबई से लेकर के लॉस एंजलिस तक के सफर में 2 मिलियन बच्चों को अस्थमा होने के नए जिम्मेदार माना गया है। ये भी आपका पता लग गया। पुरानी ये फेफड़ों की बीमारी होती है अस्थमा, इसमें फेफड़ों के जो रास्ता होता है भाई, जो वायु नली होती है सूज जाती है, कह सकते हैं फेफड़ों को प्रभावित करता है। साथ ही हम बात करें कि मुंबई भारत की वाणिज्य राजधानी की बात करें तो मुंबई है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का चलता है आपका, मुंबई भी चलता है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो आपका ये भी जो शेयर मार्केट है वो भी कहां पर आपकी? मुंबई के अंदर है। मुंबई कौन से उस पर बसी है आपकी? तो ये महाराष्ट्र से संबंध रखती है। और कहां पर बसी है आपकी? ये सालसेट द्वीप के ऊपर भी बसी है भाई। सालसेट द्वीप कहां पर आपका? ये पता लगी गया है आप लोगों को। साथ ही हम बात करें कि मुंबई अंग्रेजों के अधीन कब हुई, कैसे हुई थी? तो हाँ, कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा कि मुंबई अंग्रेजों के अधीन कब आई थी। प्रकार मैंने बताया कि दहेज में मिली थी। दहेज में किसने? पुर्तगाली, कैथरीना। इतना हिंट दे देता हूं, मेरे को जवाब चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मुंबई को दहेज में किसने, किसको दिया? ये बात हो चुकी है, लेकिन कब दिया? दूसरी बात थी, यहां एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन कब आई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन कब आई, ये डेट आप बताएंगे। मैंने एक बात बताई आप लोगों को कि जो राजा थे, राजा ने 10 पाउंड वार्षिक कर के ऊपर इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यहां पर एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन और निकल करके आता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। देखिए जब इस कंपनी को खड़ा किया गया था 1599 में, जब आपकी 1600 में कंपनी बनाई गई थी, तो उस समय जब यहां एक सुंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से इसको जाना गया था। बाद में इसका शॉर्ट नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन अगला ये है कि इसका शॉर्ट नाम कब रखा गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। अगली बात करें लॉस एंजलिस को, ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब ध्यान रखना 2028 का ओलंपिक आपका, 2028 का ओलंपिक कहां होने वाला आपका? लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है। चलिए भाई
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समय थोड़ा सा कम है भाई। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, रफ कर रहा हूं भाई इसको मैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। देखिए हमने बात करी है किसकी, स्टार्टअप इनोवेशन वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है। स्टार्टअप इनोवेशन वीक पढ़ते रहेंगे भाई। पीछे कुछ लोगों ने जवाब दिया था, जिसमें कुछ स्टूडेंट थे मेरे प्यारे, उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, जहां से भी दिया है। और इस प्रकार से आप बने रहेंगे, प्यार दिखाएंगे क्लास को प्यार दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत बेहतरीन लेवल का कंटेंट आप लोगों के बीच में मैं लेके आता रहूंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। इस भाई साहब का पता नहीं ये कब जाएगा कोरोना, कब भाई तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस, सबसे ज्यादा कोरोना यहीं आता भाई। एज पर गवर्नमेंट की अगर बात करो तो मैं यहीं बोला जा रहा है, सबसे पहले बंद होते हैं स्कूल कॉलेज। तो इसका मतलब ये है कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो, देखो कितना ख्याल रखा जा रहा है तुम्हारा ना, गवर्नमेंट कितना प्रेम करती है तुम लोगों से। सबसे पहले तुम्ही को रोका जाता। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। यूथ से सबको प्रेम होता, भविष्य हो आप ही आने वाले समय के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कुछ आप ही हो, बट टारगेट अपना जरूर ध्यान रखना। स्टार्टअप इनोवेशन वीक शुरू हुआ कब से भाई, अगला क्वेश्चन आपका। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया बोलते ही ना कुछ कुछ होता है मुझे भाई। इंडिया इनोवेशन स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चर्चा में है अभी, कह सकते हो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चर्चा में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टार्टअप जो आपका इंडिया इनोवेशन वीक है, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है या कब से कब तक रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका भाई उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, DPIIT, कौन सा विभाग भाई आपका। इस विभाग के अगर हम नाम करें तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन आयोजित कर रहा है। कब से कब तक भाई आपका, तो ये रहेगा आपका 10 जनवरी से लेकर के आपका 16 जनवरी तक भाई। कब से कब तक, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आपका रहने वाला भाई स्टार्टअप ओके। ये जो इनोवेशन वीक है एक वर्चुअल नवाचार उत्सव है आपका। किस प्रकार का पूछेगा तो वर्चुअल पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप लोग समझते हैं, बहुत बार आता है ये शब्द भाई, वर्चुअल नवाचार उत्सव। कैसा उत्सव है, वर्चुअल नवाचार उत्सव है। और इसे किससे जोड़ा जा रहा है, तो ध्यान रखना इस बात का भाई। इसका आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे भाई, 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ओके, उसके साथ ही बात करें इस सप्ताह के दौरान कितने विषयों पर स्तर शामिल होंगे, तो ये देखेंगे भाई आप लोग। देखिए, बाजार पहुंच के अवसरों पर, बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ाना, नंबर 1। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा 3 चीजें यहां पर रहेंगी भाई। उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा और तीसरा रहेगा भाई आपका राज्यों द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास, साथ ही रहेगा आपका कॉर्पोरेट कनेक्ट, ये चीजें इसके विषय में रहेंगे, स्तर में शामिल किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी बातें यहां पर बता नहीं सकते भाई, ठीक है।
ओके, स्टार्टअप इंडिया की पहली जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए मैंने बात करी स्टार्टअप इंडिया आपका इनोवेशन वीक है डीपीआईआईटी, और ये आपका मनाया जा रहा है कब 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक इसका रहेगा वर्चुअल आपका नवाचार उत्सव है। 75वें जो आपका स्वतंत्रता वर्ष है उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसमें बाजार पहुंच में आपकी बात कर रहा है, उद्योग जगत के नेताओं की बात कर रहा है, सरकार के साथ राज्यों के द्वारा सर्वोत्तम वाली बात कर रहा है भाई, ये राज्यों की अगर बात करें द्वारा सर्वोत्तम अभ्यास की बात कर रहा है, साथ ही कॉर्पोरेट कनेक्ट आदि की भी बात कर रहा है। चलिए भाई आगे बात करूंगा, कब इसकी घोषणा की गई थी, पहली बार कब इसका जिक्र किया गया था, ये सारे क्वेश्चन अभी आपके आगे आने वाले हैं। इसको एक बार रफ कर रहा हूं, सिर्फ इतना सा आप लोग नोट करेंगे भाई। चलिए भाई, क्लास थोड़ी सी लंबी खच सकती है भाई, क्योंकि सारी चीज़ें देखो लिखनी भी पड़ रही हैं, बोलनी भी पड़ रही हैं, आप समझ भी रहे हैं उस चीज़ों को, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने के चक्कर में अगर थोड़ी बहुत क्लास लंबी चली भी जाती है तो क्लास को स्किप नहीं करना भाई, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात काम की कब निकल जाएगी और फिर वो आपके लिए भी ठीक नहीं है, और भाई हमारा भी उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता है, तो आपसे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात को। स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की बात करें तो पहली बार प्रधानमंत्री ने घोषणा स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार कब भाई, 15 अगस्त आपका 2015 को, 15 अगस्त 2015 को लाल किले से, कहां से, रेड फोर्ट से, लाल किले से इसका क्या की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी, लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी। इस अभियान को पूरे भारत में 75 से अधिक स्टार्टअप, पूरे भारत में 75 से अधिक स्टार्टअप स्पोर्ट हब विकसित करने के लिए किया गया था। ओके, उसके बाद बात करें भाई, स्टार्टअप इंडिया योजना आपकी 16 जनवरी 2015 को, कब है, पहली बार 16 जनवरी 2015 को, सॉरी 16 जनवरी 2016, 15 नहीं, 15 में घोषणा हुई थी, 16 में इसका बैंकों को लेकर के बात करी गई थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। स्टार्टअप इंडिया की योजना के स्तंभों की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्तंभ थे इसके अंदर, 3 आपके कह सकते हो आप, 3 स्तंभ रहे हैं इसके, और इन्हीं के ऊपर ये बात रही है भाई। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि स्टार्टअप जो इंडिया था आपका, ये जो वीक की बात करी गई थी, तो ये वीक की हमने बात करी कब से कब तक मनाने की बात हुई आपकी, 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी। साथ ही हमने बात करी कि इसके अंदर कितने आपके जो शामिल किए गए हैं उद्देश्य है, तो यहां पर जो नेता लोग हैं, वो जो उद्योग नेता लोग हैं वो भी सरकार से बात करेंगे, राज्य भी इसमें अपना अहम योगदान देंगे। अगली जो बात आई इसकी कि स्तंभ कितने, तो स्टार्टअप इंडिया के 3 स्तंभ है। पहली बार इसकी घोषणा कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। इसके ऊपर जो काम की अगर हम बात करते हैं तो 16 जनवरी पहली बार जो जिक्र किया गया था, 16 जनवरी 2016 को इसका स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में और आ रहा है एक नया, ज्यादा भाई समय है नहीं, मुझे इशारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सर समय होता जा रहा है, फिर भी चलो ज्यादा कुछ इस पे बोल नहीं सकते भाई हम, और सारी चीजें आप लोगों को बताई भी नहीं जा सकती, जो मोटी मोटी बातें हैं वो आप लोगों को बताई जा रही हैं। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कि कौन सी पंचायत फेस्ट है, कौन सा शिक्षण संस्थान फेस्ट है, वो कि उस क्वेश्चन के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई क्वेश्चन है आपका, इसको हम शुरू करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय रहा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड की घोषणा की गई है, पुरस्कार की घोषणा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, ये ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले तो ये पुरस्कार, इसकी घोषणा करता कौन है। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार आपका जल मंत्रालय
कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा। यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्रालय किसके अधीन है या मंत्री कौन है? 2020 के लिए तीसरे दौर के पुरस्कारों की घोषणा की गई अभी हाल ही में। कौन से दौर भाई? तीसरा दौर है। कब का? 2020 के पुरस्कारों की यहां पर घोषणा हुई, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कौन से दौर की? सीधा पूछेगा अभी कौन से दौर के पुरस्कार। तो इसमें हम बात करें, देखिए राज्य पुरस्कार की बात करें तो प्रथम कौन है इसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना भाई, प्रथम है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी को कह सकते हो आप, उत्तर प्रदेश पहली पोजीशन पे भी आपका यूपी मिला है। राजस्थान और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे पर है। तो दूसरा किसको मिला भाई? तीसरे स्तर का हमने बात करी यहां पर, तीसरे दौर का पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को गया, दूसरा राजस्थान को गया भाई। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो पुरस्कार है वो किसको गया? तीसरा पुरस्कार आपका गया है भाई तमिलनाडु को। किसको गया? तमिलनाडु को गया। तीसरा पुरस्कार किसको गया आपका? तमिलनाडु को गया। बड़े ध्यान से नोट करेंगे भाई इन सब चीजों को। देखिए राज्यों की बात करी हमने, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की बात करी, तो घोषणा कौन कर रहा है? सबसे पहले तो ये आपका केंद्रीय जल मंत्रालय घोषणा कर रहा है भाई। यहां से क्वेश्चन फंसेगा भाई 2022 में, इसके ऊपर लिख लेना भाई। यहां से क्वेश्चन 100% आने के किसी न किसी पेपर में, जब भी पेपर होंगे आगे आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। तो केंद्रीय जल मंत्रालय किसके पास है? क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तीसरे दौर के पुरस्कारों की यहां पर घोषणा हुई है। तो इसमें राज्यों की अगर हम बात करते तो राज्यों में प्रथम आपका कौन है? यूपी है। दूसरे नंबर पर कौन आपका? राजस्थान है। तीसरे नंबर पर कौन आपका? तमिलनाडु है। अब हम बात करेंगे एक बार किसकी? जिलों की बात करेंगे। जिलों को लेकर के बात करेंगे भाई। बड़े अच्छे यहां इस कम से कम इस क्वेश्चन पे क्लास को स्किप नहीं करना भाई, कम से कम इस क्वेश्चन पे क्लास को स्किप नहीं करना। ध्यान से नोट करेंगे भाई आप इस चीज को। देखिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को, अगर जिले में कौन प्रथम है तो मुजफ्फरनगर। वैसे भी चर्चा में रहता ना, ये कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। मुजफ्फरनगर जो जिला है इसको मिला है, और ये जिला कहां पर आपका है? यूपी के अंदर भाई। मुजफ्फरनगर जिला पहली पोजीशन आप कह सकते हो। सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब हासिल किया इसने। सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब, सर्वश्रेष्ठ जिला पूछा जाए खिताब किसने हासिल किया आपका? तो मुजफ्फरनगर सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब हासिल किया। उत्तरी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर। उत्तरी अगर क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कौन है आपका? तो यहां पर पंजाब के शहीद भगत सिंह, चलो शहीद भगत सिंह जो नगर है इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया भाई। शहीद भगत सिंह नगर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। पंजाब का कौन सा जिला होगा आपका? शहीद भगत सिंह जो नगर है ये हो गया भाई। यूपी का कौन सा सर्वश्रेष्ठ जिला होगा आपका? मुजफ्फरनगर की यहां पर बात कर रहा है ये। साथ ही बात कर रहे हैं हम दक्षिण क्षेत्र में। देखो ये तो हो गया पूरे भारत में, ये क्षेत्र की बात करी इसने। उत्तरी क्षेत्र में आपका पंजाब का शहीद भगत सिंह हो गया। दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दक्षिणी क्षेत्र में आपका तिरुवनंतपुरम, उसके बाद आपका मध्य पश्चिमी क्षेत्र की, वेस्ट क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये आपका इंदौर भाई। इंदौर आपका कहां है? एमपी के अंदर है, ये भी आपको पता है। पूर्वी की बात करें, पूर्वी चंपारण आपका अगला भाई। आपका पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूर्वी चंपारण। और साथ ही अगर उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करते हैं हम, उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो मिला है ये आपका ये गोलपारा, ये कहां पर आपका? असम के अंदर भाई। गोलपारा कहां आपका? असम। और सियांग,
सियांग आपका कहां पर है? एपी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाई, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो। चलो एक बार बताता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमने बात करी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करी, यहां पर हमने समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तीसरे दौर के पुरस्कारों की घोषणा हुई है 2020, जो कि अभी हाईलाइटेड मुद्दा था। ओके, राज्यों में प्रथम की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राज्य है आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पर आपका कौन है? तमिलनाडु है। साथ ही हमने यहां पर बात करी जिलों की बात करी, तो जिलों में अगर हम बात करते हैं तो आपका यूपी मुजफ्फरनगर, साथ ही सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में आपका पंजाब का जो शहीद भगत सिंह जो नगर है वो सर्वश्रेष्ठ जिला है। साथ बात करें हमने दक्षिण क्षेत्र की तिरुवनंतपुरम है, वेस्टर्न पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो इंदौर एमपी में है आपका, और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी चंपारण, और उत्तर पूर्वी की बात करें तो गोलपारा आपका आसाम के अंदर है, और सियांग आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इन सबको क्या दिए गए भाई? पुरस्कार दिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, उसके साथ ही पुरस्कारों की बात यहां पर हो चुकी है। आगे बढ़ूंगा भाई, एक बार इसको नोट करना, नोट करेंगे, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के साथ आपको मिलने वाली हैं। रफ कर रहा हूं भाई, साथ के साथ नोट करते जाएंगे भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। यहां से कोई ना कोई, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन यहां पर फंसने के आसार रहेंगे भाई। अब भी तो आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ पंचायत, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र की बात हो रही है, जिला हो गया आपका सर्वश्रेष्ठ, आपका स्टेट हो गया, क्षेत्र के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके। अभी पंचायतों की बात करेंगे, शिक्षण संस्थानों की बात करेंगे, वो सारी बातें आपके बीच में आने वाली है भाई। थोड़ा सा मॉइस्चर है भाई, इस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। बारिश का मौसम है, आपको भी पता है, मॉइस्चर बना हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है भाई। अब भाई हमारे पास वो तो बोर्ड है नहीं आपकी इस समय, हालांकि मेरा मन तो बहुत दुखी है इस बात को लेकर के कि ये जो समय 2, 4, 5, 7 मिनट आपका ख़राब होता है, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। बट क्या करें, कुछ चीज़ें भाई इंसान के हाथ में नहीं होती हैं, तो वहाँ पे जो अपना बेस्ट देना चाहिए वो बेस्ट देने वाली बात होती है, और वही बेस्ट देने वाली बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ भाई। चलिए भाई, अगले जो बात है भाई, आपका जल संसाधन विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मंत्रालय ने 57 पुरस्कार प्रदान किए हैं। टोटल जल मंत्रालय ने कितने पुरस्कार प्रदान किए आपके? तो 57 पुरस्कार भाई, पुरस्कार अभी प्रदान किए हैं, आप ये कह सकते हो। दूसरी बात हम बात करें, देखिए 11 विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया था। अब कितनी श्रेणियों में दिए? 57 पुरस्कार जो आपके दिए गए हैं, जिनका मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का मैंने उत्तर क्षेत्र के हिसाब से बात करी, तो श्रेणियों की बात करें तो 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए भाई। 11 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 11 श्रेणी में कौन कौन से पुरस्कार होंगे आप लोगों के? तो श्रेणी की बात करूंगा, आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं फिर बात को बोल रहा हूं कि भाई यही क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को कम से कम, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना। तो पहली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ जिला सीधा लिखूंगा भाई मैं आपका, जिला, सर्वश्रेष्ठ जिला, समझ जाना भाई आप, सर्वश्रेष्ठ जिला। दूसरी श्रेणी आपकी कौन सी रहेगी इसमें? राज्य, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात होगी। तीसरी श्रेणी इसमें आपका सर्वश्रेष्ठ ग्राम, सर्वश्रेष्ठ गांव कौन सा रहा है, मैंने बात करी थी, बताऊंगा आपको कि आज सर्वश्रेष्ठ ग्राम कौन सा रहा भाई आपका, है ना। और चौथी जो श्रेणी है आपकी वो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, पूरा लिखेंगे इसको पंचायत। चौथी जो श्रेणी रहेगी आपकी इसकी उद्योग, सर्वश्रेष्ठ उद्योग कौन सा रहा है। पांचवी श्रेणी की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो पांचवी श्रेणी में आपका रहेगा शहरी स्थानीय निकाय, शहरी
निकाय। छठी श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान। सातवीं श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ एनजीओ कौन से रहे हैं। आठवीं श्रेणी की अगर हम बात करते हैं जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ। और नौवीं जो श्रेणी रही है आपकी भाई, ये रही है कॉर्पोरेट सामाजिक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व। 10वीं की अगर हम बात करेंगे, संघ हो गया आपका, सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायी हो गया, इतने ही नोट करेंगे भाई आप, ठीक है, ओके। अब सर्वश्रेष्ठ जिला में आप लोगों को बता चुका हूं, समझना भाई इस बात को। सर्वश्रेष्ठ जिला हो गया आपका, राज्य की बात कर चुके हैं, अब आते हैं ग्राम की बात करेंगे, ग्राम पंचायत की बात करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्र की हम बात करेंगे, पहले देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। अगला आपका क्या आ जाएगा भाई, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की सबसे उत्तम ग्राम पंचायत कौन सी, देखिए आपका यह है धासपद भाई, धास पद। कहां पर ये, अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है आपका ये अल्मोड़ा, उत्तराखंड। दासपद आपका पहले नंबर पर सर्वश्रेष्ठ। उत्तर क्षेत्र की बात करा, कहां की बात करा, ये नॉर्थ क्षेत्र की बात करा, ध्यान रखने में उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सी आपकी, दासपद है, अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद आपका जमोला, जमोला ये कहां पर आपका, राजौरी, जमोला राजौरी ये कहां पर आपका, जम्मू कश्मीर, JNK, ठीक है भाई। और इसी में फिर तीसरा बोला वाराणसी, बोला ये कहां पर आपका, वाराणसी यूपी के अंदर। इन पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ पंचायतों का चुना गया है। उत्तर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें, कहां की आपकी, उत्तर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ पंचायतें। दोसपद है आपका, जमोला है, राजौरी है, राजौरी में है, बोला आपका वाराणसी यूपी के अंदर है। अब आ जाओ अगले क्षेत्र की बात करेंगे, देखिए दक्षिण क्षेत्र की। दक्षिण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 आपका भाई ये है आपका येलेरामपुरा पंचायत, येलेरामपुरा पंचायत है। दूसरा आपका ये है कहां पर भाई, तुमकुरू, तुमकुरू जिला है, तुमकुरू कहां पर है आपका, कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर है। दूसरी आपकी कौन सी पंचायत है भाई, वेलापुथूर, वेलापुथूर है आपका, वेलापुथूर पंचायत। पहले लिखते समझ जाना, पंचायत लिख रहा है भाई, ये कहां पर आपकी, चेंगलपट्टू, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में भाई, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। और तीसरी आपकी कौन सी बन जाएगी दक्षिण की भाई, ये है एलापल्ली, एलापल्ली, एलापल्ली पंचायत, ग्राम पंचायत है। ये कहां, कौन से जिले में भाई, पलक्कड़ जिला आपका। और ये है कहां पर भाई आपका, केरल के अंदर, पलक्कड़ जिला केरल के अंदर। अब देखो हमने बात करी सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों की, जो पुरस्कार दिए गए हैं जल मंत्रालय के द्वारा, जो पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें बात करी हमने दोसापद अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं, जमोला आपका राजौरी JNK के अंदर है, बोला आपका वाराणसी यूपी के अंदर है। साथ ही हमने बात करी येलोरामपुरा पंचायत आपकी तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिला कौन सा आपका, तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट। वेलालपुर आपका पंचायत, ग्राम पंचायत चेगलापुट्टू तमिलनाडु के अंदर है। एलापल्ली पंचायत आपका पलक्कड़ जिला केरल के अंदर है। ये आपकी कहां की हैं, दक्षिण की पंचायतें, सर्वश्रेष्ठ दक्षिण क्षेत्र की पंचायतें भाई, ओके। उसके बाद आप दक्षिण की होगी, साथ ही पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर आ जाओ भाई, पूर्वी क्षेत्र की,
पूर्वी क्षेत्र की जो सर्वश्रेष्ठ पंचायतें हैं, पहली आ जाएगी आपकी भाई तेलारी पंचायत। फर्स्ट कौन सी आएगी आपकी? तेलारी पंचायत। कहां पर है ये? गया जिला। डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो गया। कहां पर है? बिहार के अंदर भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बिहार। दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी? छिंदिया पंचायत है आपका ये, छिंदिया पंचायत। समझ जाना पहले लिखते भाई। ये कहां आपका? सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये कहां पर आपका? छत्तीसगढ़ के अंदर भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और तीसरी जो बात आएगी आपकी गुणी पंचायत भाई, पंचायत आपका ये आपका कहां पर है? खुट्टो जिला, खुंटो जिला कौन सा हो जाएगा आपका? खुंटो। और ये कहां पर आपका? झारखंड के अंदर भाई। ये कौन सा क्षेत्र होगा आपका? पूर्वी क्षेत्र। अब देखो यहां पर एक खुंटा शब्द या खुंटी शब्द आए, एक खुट्टी कटी कानून आया था पीछे और हाईलाइटेड मुद्दा था, मैंने कराया नहीं, आपको ध्यान रखना। वनों को काटने को लेकर के था, आदिवासी लोगों में यह प्रचलित था और उन्होंने क्या किया था? ये खुट्टी कट्टू कानून जो था ये आपका, ये उन्होंने पीट करके एक बंदे को पेड़ काटने को मना किया था। पेड़ वो माना नहीं, उसने पेड़ काट दिए तो उसको पीट के मार दिया गया था। तो मेरे को याद आ रहा है वो क्वेश्चन भी आपका भाई, ठीक है। ओके, हमने यहां पर बात कर ली भाई किसकी? नॉर्थ पंचायत कर ली हमने, उत्तरी पंचायत है, पूर्वी पंचायत और दक्षिणी पंचायत है। इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको 57 जो पुरस्कार दिए गए हैं 11 श्रेणियों के अंदर दिए गए हैं, उनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं भाई। अरे भाई मिट जा यार। देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं तीसरी चौथी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2022 के अंदर आप लोगों से इस क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन पेपरों में किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के पेपर में आपको ये मिलने के आसार रहेंगे। ये पुरस्कार ना तो आमतौर पे क्या होता है, लोग पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, फिर जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अरे यार ये तो देखा ही नहीं हमने, वो यही क्वेश्चन होते हैं, अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हाईलाइटेड मुद्दे सब पढ़ते हैं और ऐसी बात नहीं है, ये मुद्दा भी आपका हाईलाइटेड ही है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पुरस्कार जीत रही हैं पंचायतें अपने क्षेत्रों में, सर्वश्रेष्ठ पंचायतों का वो जीत रही हैं। ग्राम पंचायत कौन सा सर्वश्रेष्ठ, जिला कौन सा, स्टेट की बात करी हमने, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पुरस्कारों को लेकर के बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई ये। चलिए अगली बात करेंगे भाई हमें पश्चिमी क्षेत्र की पंचायतों की। पश्चिमी क्षेत्र की पंचायत, थक गए भैया, पढ़ते पढ़ते थक गए, कोई बात नहीं। याद रखना दोस्तों, जब पढ़ते पढ़ते या एक्सरसाइज करते वक्त या दौड़ते वक्त या जो भी आप काम करें, जब थक जाते हैं और थकने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो याद रखना इस बात को कि वही आप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां तक थकान है वहां तक तो सब करेंगे, जहां थकान हो जाती है तो 100 में से 95% लोग क्यूट कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। आपने गिव अप नहीं करना है, मैं भी तो हूं आप लोगों के बीच में। चलते रहिए आप, पढ़ते रहिए आप, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे किसकी भाई? पश्चिमी क्षेत्र की, तखतगढ़। पहली कौन है इसमें? तखतगढ़ है। अगर राइटिंग ठीक नहीं लग रही तो मैं बोल भी रहा हूं भाई, तखड़ है आपका, तखतगढ़ है ये। और ये कहां पर आपका? सॉरी भाई, सबर कंठा के अंदर है।